नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस जैसा कि टाइम पीरियड चल रहा है कोरोना का, हमारी सरकार शानदार काम कर रही है। वैक्सीनेशन का टाइम चल रहा है। आप लोग भी अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं और अगर आपकी उम्र 18 साल के ऊपर है तो स्लॉट देख लीजिए अपने अपने शहरों में और वैक्सीन लगवा लीजिए। बहरहाल ये सब बातें चलती रहेंगी, लेकिन इसी बीच में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, पिछली जो क्लास मैंने इमरजेंसी की ले आया था इंदिरा गांधी की सरकार के बारे में, तो मुझे लगा कि काफ़ी लंबी क्लास है, तो उसको मैंने 3 भागों में बाँटा था और 3 भागों में बाँट के मैंने उसको अपलोड किया था कि आपको आधे पौन घंटे की क्लासेस मिलती रहेंगी, तो बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं आप लेंगे। और एक वीडियो देख लिया, उसके बाद कुछ देर बाद आप सेकंड पार्ट देख लीजिए। उसी तरीके से बहुत से बच्चों ने अच्छा मतलब एप्रिशिएट किया था, बहुत से बच्चे खुश हुए थे, काफ़ी अच्छे लोगों ने पसंद किया था उसको। उसी के आधार पे बच्चों ने कहा था कि सर कुछ और पुरानी पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात लेके आइए, स्वाधीनता के बाद का भारत का इतिहास कैसा था। तो काफ़ी चीज़ें विचार में थी, काफ़ी चीज़ें दिमाग में थी कि किस पे बात किया जाए, क्या मुद्दा ले आया जाए, क्या समझाया जाए। तो कई सारी कहानियां हैं जो मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूँ, और उसी में से एक कहानी जो मुझे समझ में आई, जिसमें आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा केशवानंद भारती का नाम, कि केशवानंद भारती एक केस हुआ था। और बहुत से बच्चे ये जानना चाहते हैं कि केशवानंद भारती जो केस हुआ था उससे संविधान में मूल ढांचा आया था, वो तो मालूम है, लेकिन केशवानंद भारती वो केस जीते थे कि हारे थे, तो आज हम उन पे भी बात करेंगे। लेकिन ये जो केशवानंद मामला है, ये है क्या, और संविधान का जो मूल ढांचा है वो आया कैसे। आप सब लोग संविधान के बारे में जानते होंगे, तो ये आप सबको मालूम होगा कि मूल ढांचा का कोई सीन तो था नहीं संविधान के अंदर, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन क्या था ये मामला, क्या था, क्या हुआ था, और केशवानंद भारती मामले का जो फैसला था वो 24 अप्रैल 1973 को आया था। अगर हम 24 अप्रैल डेट की बात करें तो ये डेट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है कई चीज़ों के लिए। एक तो 24 अप्रैल सचिन तेंदुलकर का बर्थडे है, हमारे देश के महान क्रिकेटर। 24 अप्रैल केशवानंद भारती केस का मामला, हमारे संविधान में एक बहुत ही बड़ा चेंज, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बेहतरीन फैसला। और 24 अप्रैल पंचायत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो आपको मालूम होगा 24 अप्रैल पंचायत दिवस है। लेकिन मैं केवल और केवल केशवानंद भारती मामले पे जाना चाहूँ तो डायरेक्ट केशवानंद भारती मामले पे जाना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वादा किया है कि मैं पूरी कहानी लेकर आऊँगा और आपको विस्तार में समझाऊँगा कि संविधान कैसे संशोधन होता है और किस तरीके से वो केस आते थे, क्यों आता था, ये मामला क्यों आता था, कोई केस कैसे कर रहा था सरकार पे, सरकार तो संशोधन कर रही थी, उसके ऊपर केस कैसे हो रहा था, क्या चीज़ें थी। तो आज हम उन्हीं पे बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये क्लास भी आप लोग पिछली क्लास से ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सबके सिलेबस के हिसाब से भी ये क्लास होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको चित्र दिख रहा होगा ये केशवानंद भारती हैं, और ये शंकराचार्य के पद पे हुआ करते थे, केरल के थे। शंकराचार्य एक हिंदू धर्म का बड़ा पद था, और ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है जिसने फैसला सुनाया था। और इनका जो केस था वो बेसिकली केरल लैंड रिफॉर्म को लेके था, केरल लैंड रिफॉर्म को लेके था। तो हम इस पे बात करेंगे, धीरे धीरे हम मुद्दों को समझेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को डिस्कस करते हुए, बात करते हुए हम आगे तक पहुंचेंगे। तो बात करेंगे, हम लोग शुरुआत करेंगे यहीं से। सबसे पहले अगर हम बेसिक बात करें, पार्ट वन की बात करें, तो क्या था मामला, क्या था मामला को समझते हैं। हमारे संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान का मुख्य फंडामेंटल राइट भाग 3 होता है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग 4 होता है। ठीक, भाग 4 के अंदर 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल आते हैं, और भाग 3 के अंदर 12 से लेके 35 तक के आर्टिकल आते हैं। इसके अंदर जो आर्टिकल होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मतलब मूल अधिकार होते हैं।
और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी क्या होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मतलब यहाँ पर जो हमारी चीजें हैं, मूल अधिकार के अंदर जो चीजें हमारी आती हैं वो क्या कहती हैं? मूल अधिकार के अंदर जो चीजें हमारी आती हैं वो ये कहती हैं कि ये पावर हमें कौन देता है? एक राज्य हमें एक शक्ति देता है और इस शक्ति को हमसे खुद सरकार भी नहीं छीन सकती, खुद कोई नहीं छीन सकता। ये शक्ति के दम पे हम देश में रहते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी क्या है? एक फरमाइश है, मतलब एक बताया गया है कि राज्य को कैसा होना चाहिए, एक राज्य में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उसके अंदर कई सारी बातें हैं, राज्य के अंदर क्या क्या होनी चाहिए। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ ऐसे राइट्स भी हैं कि अगर कहीं पर भी कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो इसके अंदर वो सब आर्टिकल दिए गए हैं जिस आर्टिकल के तहत, जिस अनुच्छेद के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐसा नहीं है। आप संविधान के, अगर आपको कोई ऐसी चीजें दी गई हैं तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते, आप उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। मामला इतना सा था। देखो, जब हमारे देश का संविधान बना, जब हमारे देश के संविधान बन रहे थे तो संविधान वालों की जो टीम थी, जो संविधान सभा थी हमारी, उन्होंने ये कहा था कि हम किसी भी मामलों पे वोटिंग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम वोटिंग नहीं करेंगे, हम जितना भी मामला होगा जिसमें हमारे मतभेद होंगे हम सर्वसहमति से उसका पालन करेंगे। मतलब हम उसका बीच का कोई रास्ता निकालेंगे। कोई समस्या आ रही है तो हम बीच का कोई रास्ता निकालेंगे और फिर उससे हम समस्या को हल करेंगे। ये हमारी संविधान सभा ने बात की थी। और भगवान के आशीर्वाद से जब संविधान सभा ने संविधान लिखा तो उसमें वोटिंग नहीं करनी पड़ी, सब कुछ क्या हो गया? सर्वसहमति से हो गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर चीज में सबकी सहमति रही ही होगी, लेकिन कुछ अंतर विरोध थे। लेकिन बात करके मेजॉरिटी या बहुत सारी चीजों को देख के बीच का रास्ता हम लोगों ने निकाल लिया। अब इस बीच के रास्ते की प्रॉब्लम अभी नहीं आना शुरू हुआ, जब ये लागू हो गया 1949 में। आपको मालूम है नवंबर 1949 में हमारे 4 प्रावधान लागू हो गए थे, बाकी प्रावधान हमारे 26 जनवरी 1950 से लागू हो गए। इसी संविधान सभा ने हम लोग के लिए मूल अधिकार लिखा था। क्या था मूल अधिकार? व्हाट इज मूल अधिकार? फिर फंडामेंटल राइट्स क्या था? फंडामेंटल राइट्स कहता है, आप लोग जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, जो लोग भी पढ़ रहे हैं, वो क्या करेंगे, साथ में नोट्स भी बनाते चलेंगे। आप 3, 4, 5 पेज ले लीजिए, जहाँ भी आपको लगे ये जरूरी चीजें, वो जरूरी चीजें आप लिखते रहेंगे, तो इससे आपके नोट्स भी हो जाएंगे और ये चीजें आपस में इंटरलिंक्ड होंगी, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब आप क्लास खत्म करेंगे, जब इसका तीसरा पार्ट आपको मिलेगा, तब आप समझ पाएंगे कि ये पूरी कहानी क्या थी। अभी तो हम लोग पहले पार्ट में, फिर हम लोग सेकेंड पार्ट में आएंगे, फिर हम लोग थर्ड पार्ट में भी आएंगे। मूल अधिकार में क्या मैंने बताया कि मूल अधिकार में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक का आर्टिकल है और इसके अंदर हमारे आर्थिक समानता, ये सब चीजें दी गई हैं। मूल अधिकार के अंदर ये था कि किसी व्यक्ति का अगर मूल अधिकार हनन हो रहा है तो मूल अधिकार के खिलाफ वो कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक, पहले मूल अधिकार के अंदर। और डीपीएसपी क्या कहता है? डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहता है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। अब लड़ाई डीपीएसपी और मूल अधिकार के बीच होने वाली थी। क्यों? मूल अधिकार के अंदर हमारा क्या था? संपत्ति का अधिकार, जो बाद में चेंज होगा, लेकिन अभी तो है ही, जब शुरू में आया था तब की बात हम कर रहे हैं। संपत्ति का अधिकार था, समानता का अधिकार था। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता था कि जो भी, अगर कोई गरीब है तो गरीब और अमीर के बीच में आर्थिक समानता बनाने का प्रयास राज्य करेगा।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता था कि जो पिछड़े वर्ग हैं, एससी है, एसटी है, जो अन्य कमजोर वर्ग हैं, उनके और जो अभी मजबूत वर्ग है उनके शिक्षा के मामले में भी समानता लाने का प्रयास किया जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है बेटा, प्रॉब्लम कहां से शुरू होता है उस पे हम लोग बात करेंगे आज के मुद्दे पे, कि मुद्दा क्या था, कहां से प्रॉब्लम शुरू हुई। ठीक, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, तो ध्यान से समझेंगे। आर्टिकल 31 क्या कहता है? आर्टिकल 31 ये कहता है कि आप किसी की भी संपत्ति को छीन नहीं सकते। अगर छीनेंगे तो एक विधि बना के छीनेंगे, और विधि में भी आपका क्या होगा, कंपनसेशन होना चाहिए। आप क्या देंगे? कंपनसेशन देंगे। सरकार उनको क्या करेगी? कंपनसेशन देगी। डीपीएसपी कहता है कि गरीबों और अमीरों के बीच में आर्थिक संपत्ति को बराबर बांटने का या समान आय देने का बात करता है। ये चीजें जो हैं वो क्या है? मूल अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या था बेटा? मूल अधिकार था। हमारी जो संपत्ति का अधिकार था वो क्या था? मूल अधिकार था। डीपीएसपी कहता है कि आप क्या करिए, संपत्ति को बराबर बांटिए, मतलब आय का जो वितरण हो वो समान। अब एक बात बताइए, पहले के समय जमींदारों के पास बहुत सारी जमीन हुआ करती थी, बहुत सारे एकड़ में जमीन। किसान के पास तो वही थोड़ी सी जमीन हुआ करती थी। अब जब हम जमींदारों से, किसानों से, जमींदारों से जमीन लेकर किसानों को देंगे नहीं, तो ये आर्थिक समानता या जमीन का समानता या संपत्ति का समानता आएगा कैसे? मूल अधिकार में यह था कि मूल अधिकार का हनन नहीं हो सकता। अगर हनन करोगे तो वो आदमी जिसका भी मूल अधिकार का हनन हो रहा है वो जा सकता है कहां पर? सुप्रीम कोर्ट। डीपीएसपी में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब एक तरफ तुम कह रहे हो कि राज्य में आर्थिक समानता होनी चाहिए, और एक तरफ संपत्ति के अधिकार को तुमने मूल अधिकार बना दिया है। अगर हम उनसे, जिनके पास एक्स्ट्रा है, जिनके पास ज्यादा है, जिनके पास बेकार में पड़ी है, अगर उनसे हम जमीन लेकर गरीबों को देंगे नहीं तो हम बंटवारा कैसे करेंगे? समानता कैसे ले आएंगे? फिर तो ये समानता कभी नहीं आएगी। एक मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा ये था कि शिक्षा की बात करें, आर्टिकल 14 और 15 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 14 और 15 की बात करें, बेसिकली ये आर्टिकल समानता का अधिकार है। 15वां जो आर्टिकल है वो कहता है शिक्षा में समानता का अधिकार। 15वां जो आर्टिकल है वो शिक्षा में समानता का अधिकार कहता है। और वैसे समानता का अधिकार बेसिकली 14 से लेके 18 तक के पूरे आर्टिकल जो है वो समानता के अधिकार है। ये शिक्षा का जो समानता का अधिकार है। और यहाँ पे डीपीएसपी में आर्टिकल 46 कहता है, डीपीएसपी का आर्टिकल 46 कहता है कि एससी एसटी या कमजोर वर्ग के जो शैक्षिक और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना है, जो कमजोर वर्ग रहे। अब अगर हम जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए कुछ विशेष सुविधा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि शुरू में क्या होता था, जो पिछड़े थे वो दलित थे, उनको उतना ज्यादा शिक्षा का महत्व नहीं मिला, ब्राह्मण क्षत्रिय को तो मिलता रहा। अब जो पिछड़े वर्ग हैं अगर हम उनके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं लाएंगे तो हम उनको उन लोगों के बराबर कैसे करेंगे जो पहले से मजबूत हैं। अब अगर हम इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान लाते हैं तो ये उनके शिक्षा समानता का जो मूल अधिकार है इसके खिलाफ काम हो जाएगा। दिक्कत तो होनी थी। संविधान लागू होने के बाद ये सब प्रॉब्लम शुरू हुई। विवाद कैसे उत्पन्न हो सकता है? विवाद इस तरीके से उत्पन्न होना शुरू हुआ। राज्य कुछ करना चाहती थी, राज्य चाहती थी कि राज्य को समानता ले आए, आर्थिक समानता का, हम आय का समान वितरण करें। राज्य चाहती थी कि हम जो दलित वर्ग हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, क्योंकि जब आजादी की लड़ाई हुई तो उसमें केवल और केवल नेताओं लोगों ने आजादी की लड़ाई थोड़ी लड़ी थी। उसमें गरीब भी लड़े थे, किसान भी लड़ा था, महिलाएं भी लड़ी थी, व्यापारी भी लड़े थे, जमीन, सब लोग लड़े थे।
और हर आदमी आजादी केवल और केवल तिरंगा तो ठीक है, हर आदमी आजादी अंग्रेज से थोड़ी चाहता था। किसान जमींदारों से आजादी चाहता था कि हमारे पास हमारी जमीन हो, हम उसको जोते, हम उसमें फसल उगाएं, हम खाएं, इसमें जमींदार को हम क्यों पैसा दें। महिलाएं किससे आजादी चाहती थी? महिलाएं सिर्फ ये थोड़ी चाहती थी कि हमारा देश आजाद हो जाए, हम संविधान में बैठे। महिलाएं जो पिछड़ापन है महिलाओं का, उससे आजादी चाहती थी। तो कई लोगों का खून लगा था आजादी में, कई लोगों के पसीने लगे थे आजादी में, और इन लोगों ने, जो देश के बड़े नेता लोग थे, इन लोगों ने उनसे आजादी में कूदने के लिए कहा था, उनसे वादा किया था कि जब आप आजाद हो जाएंगे तो आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो अभी नहीं मिल रही हैं। ये हक था उनका, ये अधिकार था उनका, ये राज्य की जिम्मेदारी थी, ये जनता का दबाव था राज्य के ऊपर कि राज्य जब वो आजाद हो गए हैं तो राज्य उनको वो चीजें दें, जो दलित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको समानता ले आए, आर्थिक समानता ले आए, जो किसान है उनके लिए आर्थिक समानता ले आए। और समानता जब लाने का प्रयास राज्य करेगा तो संविधान के अंदर तो डीपी मूल अधिकार ला दिया गया है। अब जब आप कहीं ना कहीं इनको समानता दिलाने के लिए आप मूल अधिकार का हनन करना पड़ेगा, और जब मूल अधिकार का आप हनन करोगे तो वो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। बड़ी दिक्कत थी, बड़ी परेशानी थी, कैसे इनको करते। आप यहां तक तो समझ पाए कि प्रॉब्लम कैसे आ रही थी। इसी तरीके से एक और विवाद समझते हैं, साहबानो केस आपने पढ़ा होगा, एक और विवाद समझते हैं। आर्टिकल 25 से 28, ये आर्टिकल क्या है बेटा? ये आर्टिकल धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है कि सभी व्यक्तियों को, जितने भी देशवासी हैं, वो अपने अपने धर्म अपना सकते हैं, अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म को मान सकते हैं, धर्म के अंदर दी गई बातों को मान सकते हैं। अगर हम इस चीज को माने तो मुस्लिम धर्म के अंदर एक पुरुष को 4 विवाह करने की आजादी है। अब अगर एक मुस्लिम पुरुष 4 विवाह कर रहा है तो यहां पे जो महिलाएं हैं और जो अन्य जात की महिलाएं हैं, उनके बीच में कहां समानता हो, कहां समानता हो? एक पति 4 महिलाओं से विवाह कर रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर है, जिसको हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं। तो अगर ऐसा कानून है, क्योंकि वो धर्म के आधार पे, और धार्मिक स्वतंत्रता हमारा क्या है? मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार कहता है कि हम अपने धर्म की बातें मान सकते हैं। धर्म में लिखा है कि एक मुस्लिम पुरुष 4 विवाह या ज्यादा विवाह कर सकता है। तो अगर वो 4 विवाह कर रहा है तो जो मुस्लिम महिलाएं हैं और जो अन्य जात की महिलाएं, उनके बीच में समानता कहां होगी? तो ये सब मुद्दा उठने वाला था और इसलिए ये सारे विवाद पैदा होने वाले थे, और यही विवाद शुरू होता है हमारे देश में, और इन्हीं विवादों से निपटने के लिए हमारे देश में काम शुरू होता है। यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि पूरा मतलब आखिरी में एक्चुअल में मसला क्या था, डीपीएसपी और मूल अधिकार। एक तरफ तुम कहते हो कि बराबरी ले आओ, और एक तरफ कहते हो कि अगर तुमने कुछ ऐसा प्रयास किया तो आपको सुप्रीम कोर्ट घसीट के ले जाएंगे। ये मामला तो होना ही था, आज ना कल ये चीज तो होनी ही थी। इसी से हम लोग मामला को शुरू करेंगे और यहीं से आपका टॉपिक बनना शुरू करेंगे। सबसे पहला केस, जब देश आजाद हुआ, जब देश आजाद हुआ और संविधान सभा ने संविधान लिख दिया, और आपको मालूम है 26 नवंबर 1949 को 4 प्रावधान लागू हो गए। तत्काल प्रभाव से सरकार ने सबसे पहला काम जो करना शुरू किया वो भूमि सुधार करना शुरू। क्योंकि भूमि सुधार के अंदर बहुत सारी बातें हैं, ऐसा नहीं है केवल ये, लेकिन जो शुरुआत में 2 मुद्दे सरकार के थे, हम उनकी बात करेंगे। तो पहला मुद्दा उनका ये था, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। मतलब उस समय वो चाहते थे कि ये जो जमींदारी प्रथा चल रही है, बीच से जमींदारों को खत्म करें। 1 मिनट होल्ड करेंगे थोड़ी सा।
जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना इंपॉर्टेंट था। मतलब किसान का संबंध, क्योंकि भूमि आपको मालूम है राज्य सूची के अंदर आता है, आप सबको मालूम है। तो भूमि का जो किसान है या जिसकी जमीन है उसका संबंध सीधे किससे होना चाहिए? राज्य से होना चाहिए। बीच में हम जमींदारी प्रथा को खत्म करना चाह रहे थे। कौन? सरकार चाह रही थी। और दूसरी चीज लैंड सीलिंग करना चाह रही थी। लैंड सीलिंग का मतलब हर एक व्यक्ति का एक फिक्स अमाउंट कर दिया जाए कि अधिक से अधिक किसी के पास कितनी जमीनें होंगी, एक फिक्स कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए, ये सपोज कर लीजिए किसी को सरकार ने फिक्स कर दिया कि एक व्यक्ति के पास ज्यादा से ज्यादा 30 एकड़ जमीन होनी चाहिए। अब किसी व्यक्ति के पास अगर 30 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो सरकार, राज्य उनसे वो जमीन लेकर लोक हित में निपटा सकती है, गरीबों को दे सकती है, किसी और को दे सकती है। और भूमि सुधार के अंदर चकबंदी आता है, ये सारी चीजें जो है भूमि सुधार के अंदर आती है। लेकिन अभी जो हमारा मूल मुद्दा था, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना और लैंड सीलिंग करना। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 39 बी और सी, ये दोनों आर्टिकल आय के वितरण की समानता के थे। आय के वितरण के समानता के थे। अब सरकार ने यह आदेश दे दिया, अब राज्यों ने इसके लिए अपने अपने राज्य में नियम बनाने शुरू कर दिए। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, सभी राज्यों ने नियम बनाना शुरू कर दिया। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण हुई वो क्या था? दूसरी चीजें जो शुरू हुई, एजुकेशनल काम शुरू हो गए। एजुकेशनल रिजर्वेशन, शैक्षिक, मतलब जो लोग दलित वर्ग थे, कुचले वर्ग थे, निचले वर्ग थे, कमजोर वर्ग थे, उनके लिए क्या किया सरकार ने? राज्यों से बोल दिया कि अब उनकी शिक्षा में हमें उत्थान लाना है तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कीजिए। और कुछ राज्यों ने एजुकेशनल रिजर्वेशन शुरू कर दिया, जैसे मद्रास में शुरू हो गया, शिक्षा में रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया, आरक्षण देना शुरू कर दिया, जिससे जो निचले तबके लोग हैं वो भी ऊपर आके पढ़ना शुरू। अब इसमें क्या हुआ? सबसे पहला केस चंपकम, सबसे पहला केस जो आया वो चंपकम दोरारी जन का केस था। चंपकम दोरारी जन, इनका केस आया स्टेट ऑफ मद्रास के सरकार के खिलाफ इन्होंने केस किया। और इन्होंने जो केस किया वो इसी बात पे इन्होंने केस किया कि आर्टिकल 46 कहता है, आर्टिकल 46 और आर्टिकल 15, ठीक। आर्टिकल 46 कहता है शिक्षा में समानता लाने के लिए। आर्टिकल 46 तो यही कह रहा था कि शिक्षा में समानता लाया जाए, समान चीजों का किया जाए। लेकिन आर्टिकल 15 कहता है, आर्टिकल 15 हमारा क्या है? मूल अधिकार है। और मूल अधिकार में कहता है कि शिक्षा का जो अधिकार होगा वो मूल अधिकार होगा। तो आर्टिकल 15 के हिसाब से ये तो हमारा मूल अधिकार है। और आप क्या कर रहे हो? हमारे मूल अधिकार, जब आप आरक्षण कर रहे हो तो जो बड़े वर्ग के लोग हैं उनके मूल अधिकारों का हनन कर रहे हो। तो क्या आप समानता कहां दे रहे हो? नीचे वालों को विशेष प्रावधान दे रहे हो, तो आप समान कैसे कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया, क्योंकि आर्टिकल 32 कहता है कि अगर आपको किसी भी ऐसे मामले में आपको लगता है कि आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। चंपकम जी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हाँ, संविधान के हिसाब से अगर देखा जाए तो संविधान यही कहता है कि मूल अधिकार का हनन किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। और अगर हम संविधान के हिसाब से अगर फैसला दें तो संविधान के हिसाब से इनका जो तथ्य है वो जायज है। और आर्टिकल 15 जो है वो जायज है। आर्टिकल 46 के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो मूल अधिकार का हनन कर सके, और इसलिए वो केस चंपकम जीत गए। अब एजुकेशनल रिजर्वेशन पे रोड़ा आने लगा। अब इसी तरीके से केसेस होने लगे और जिसको देखकर सरकार घबरा गई। सरकार ने कहा ऐसे तो हम फिर कुछ चेंज ही नहीं कर सकते, क्योंकि संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकार है।
शिक्षा का भी अधिकार मूल अधिकार है। और अगर हम नीचे नीचे लोग को, गरीब लोग को कुछ विशेष प्रावधान देना चाहे तो वो समानता के खिलाफ हो जाएगा। ऐसे केस में क्या किया जाए? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मिले, जनता का भी सरकार पे दबाव था, सभी राज्यों के लोग मिले और जवाहरलाल नेहरू जी से ये बात बोली। जवाहरलाल नेहरू बहुत ही आदर्शवादी नेता थे, बहुत ही समाजवादी नेता थे। वो गरीबों की बात समझते थे, वो सामाजिक आदमी थे। जब हम कभी जवाहरलाल नेहरू की कहानी लेकर आएंगे तब आपको समझ में आएगा। जो अभी मैं देखता हूँ कुछ लोग कहते हैं वो देशद्रोही है, ऐसा नहीं है। उनकी कहानी अगर मैं आपको बता दूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी ऐसी स्थिति से उन्होंने देश को निकाला है। इतना बड़ा देश वो और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर कैसे इसको एकजुट किया, वो कहानी मैं किसी और दिन लेके आऊंगा। जब मैं आपको पूरा कश्मीर का मुद्दा बताऊंगा तब उसके अंदर बताऊंगा। फिलहाल आपको मालूम है 1951 में इलेक्शन हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू को धूमधाम से भारी मात्रा में प्रधानमंत्री बनाया गया। चूंकि प्रधानमंत्री के दावेदार सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, लेकिन 1950 में उनकी मृत्यु हो जाने के कारण 1951 में सरदार पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री। नेहरू समाजवादी थे, तो नेहरू अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों की बातों को समझ रहे थे, उनकी समस्याओं को समझ रहे थे। और उन्होंने कहा कि अगर हमें अपने गरीबों का, अपने देश का उत्थान करना है तो हमें कुछ न कुछ संविधान में बदलाव तो करने पड़ेंगे। नेहरू ने कहा था कि अगर हम अपने देश में आर्थिक लोकतंत्र को जिंदा नहीं करते हैं तो हमारा ये देश, हमारा ये लोकतंत्र बहुत आगे तक नहीं जाएगा। भीमराव अंबेडकर जी ने यही बात कही थी कि अगर हम अपने लोकतंत्र में सामाजिक लोकतंत्र को जिंदा नहीं कर देंगे तो हमारा लोकतंत्र बहुत आगे तक नहीं जाएगा। यानी कि हमें अपने समाज के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना ही होगा और इसके लिए संविधान बदलना ही होगा। कुछ न कुछ संविधान में सुधार तो करना ही होगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 लाए और 1951 में आकर उन्होंने अमेंडमेंट करना शुरू किया। पहला अमेंडमेंट उन्होंने क्या कर दिया? आर्टिकल 31 में उन्होंने 2 नए क्लॉज जोड़ दिए। पहले से ही ए बी था, क ख था, ए और बी और जोड़ दिया। इन्होंने ये आर्टिकल, मैं संक्षेप में बताऊंगा, इन्होंने आर्टिकल 31 में क्लॉज जोड़ के ये लिख दिया कि अगर राज्यों द्वारा कोई भी लैंड रिफॉर्म का नियम बनेगा, लैंड रिफॉर्म का, देखो ये कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं ना, दिख रहा है। लैंड रिफॉर्म का अगर कोई नियम बनेगा तो याद रखिए उस पे आर्टिकल 31 के बाकी नियम पारित नहीं होंगे। मतलब अगर कोई जमीन या भूमि विवाद या भूमि सुधार के लिए कोई नियम अगर बनाया जा रहा है तो उसमें किसी भी तरीके का कोई भी रिव्यू नहीं होगा। और इसी के तहत 31 आर्टिकल के बी के तहत उन्होंने क्या किया, एक शेड्यूल बनाया, 9th शेड्यूल। और ये 9th शेड्यूल बहुत ही विवादास्पद शेड्यूल है, इसमें बहुत ही विवाद है 9th शेड्यूल। और इन्होंने बनाया कि 9th शेड्यूल के अंदर यदि, और बनाया ये लैंड रिफॉर्म के लिए गया था, बाद में इसका मिसयूज हुआ, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी ये इसको इसलिए बनाया गया कि हम किसी तरीके से उत्थान करें समाज का। तो 9th शेड्यूल उन्होंने बना के ये कहा कि अगर कोई भी कानून 9th शेड्यूल के अंदर आ जाता है उस कानून का कभी भी सुप्रीम कोर्ट कोई रिव्यू नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, उन्होंने आर्टिकल 15 के अंदर दूसरा अमेंडमेंट क्या किया, आर्टिकल 15 में एक क्लॉज जोड़ दिया। आर्टिकल 15 में उन्होंने एक क्लॉज जोड़ दिया, शिक्षा की समानता था ना आर्टिकल 15, उसमें एक क्लॉज जोड़ दिया कि यदि राज्य मतलब कोई भी कानून, संसद हो, राज्य हो, कोई भी हो, अगर SC ST या अदर्स के लिए या अदर कमजोर वर्ग के लिए कोई विशेष प्रावधान ले आती है तो उसे भी लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट जाकर उसका रिव्यू नहीं कर सके।
ये दो प्रावधान लेकर आए 1951 में। इन्होंने इसके ऊपर केस कर, इन्होंने आर्टिकल में अमेंडमेंट कर दिया। मतलब जो अभी समस्या बन रही थी उस समस्या का ही एकदम हल निकाल दिया। उन्होंने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट संविधान देखकर अगर नियम संविधान देखकर अगर वो फैसला सुना रही है तो हम सुप्रीम कोर्ट से बहस तो कर नहीं सकते। हम एक काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जड़ है, जो संविधान है, हम उसी में बदलाव कर देते हैं और आर्टिकल 368 के तहत ये नियम है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू धूमधाम से प्रधानमंत्री बने थे। उनके लिए संशोधन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लोकसभा उनकी थी, राज्यसभा उनकी थी, विधानसभा उनकी थी, विधानमंडल उनका था, सब कुछ उनका था। वो चाहे जो संशोधन करते। और उस समय ये संशोधन उनको करना आवश्यक इसलिए पड़ा क्योंकि वो चाहते थे कि गरीबों को भी जमीन मिले, किसान अपनी जमीन ले, कि जो लोग के पास जमीन नहीं है उनको भी हम जमीन दे पाए। तो इसके लिए लैंड रिफॉर्म का नियम लाना आवश्यक हो गया। और उसको 9th शेड्यूल में डाल देने के पीछे ये था कि लफड़ा ही खत्म करो, सुप्रीम कोर्ट का राज अपना काम करे, गरीबों का उत्थान करे। आर्टिकल 15 में उन्होंने कह दिया कि अगर कोई राज्य, कोई संसद कोई कानून बनाती है वो किसके लिए, शिक्षा के लिए, SC ST या कमजोर वर्ग के लिए, तो उसके लिए भी कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाए। खत्म हो गया मामला। अब पहला केस, दूसरा केस 1951 में इसी के खिलाफ एक केस आया। 1951 में 1951 में एक केस आया, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस था, शंकरी प्रसाद केस लेकर गए और इन्होंने जो केस लिए वो रूट किसको बनाया, अपने केस का जड़ किसको बनाया, आर्टिकल 13 वर्सेस आर्टिकल 368। यही सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 आप समझ गए तो समझिए आप पूरे मुद्दे को समझ जाएंगे। आर्टिकल 13, आर्टिकल 368 क्या था। आर्टिकल 13, आर्टिकल 368 जितने भी मुद्दे होंगे, चाहे वो शंकरी प्रसाद होगा, चाहे वो सज्जन सिंह मामला होगा, चाहे वो केशवानंद भारती केस होगा, चाहे वो मील वाला केस होगा, जितने भी केस होंगे उनका जो बेस होगा, उनका जो ग्राउंड होगा वो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 है। इन्हीं पे पूरी लड़ाई है संविधान की। पूरी लड़ाई आर्टिकल 13, आर्टिकल 368 की है। और आपको ध्यान से आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को ही समझना है। अगर आप ये आर्टिकल समझ गए तो आप समझ लीजिए कि पूरा केस समझ गए। तो अभी तो हमने पार्ट 1 में आपको केवल बैकग्राउंड बताया है, बैकग्राउंड में हमने बता दिया। अब हम लोग पार्ट 2 में लेके आएंगे क्या था आर्टिकल 13, क्या था आर्टिकल 368 और इसमें शंकरी प्रसाद का आर्गुमेंट क्या था। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि शंकरी प्रसाद ने क्या मुद्दा उठाया, गवर्नमेंट ने उसका क्या जवाब दिया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिर हम लोग गोलकनाथ केस भी पढ़ेंगे, ये भी सारे केस हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए हमें आपको इंतजार करना होगा सेकंड पार्ट का। पार्ट 1 में हमने आपको बैकग्राउंड समझा दिया कि विवाद उत्पन्न कैसे होते हैं, विवाद उत्पन्न होने के कारण क्या थे, डीपीएसपी क्या था, मूल अधिकार क्या था और जो विवाद थे वो क्या थे। अब हम बताएंगे शंकरी प्रसाद का, ये यहीं से स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 13, आर्टिकल 368 समझेंगे और शंकरी प्रसाद को समझेंगे। सेकंड पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।